सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यू किए हुए हैं उसका हम अगला सेट तैयार कर रहे हैं। चलिए तो अगला सेट हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही जो पिछला सेट कंप्लीट हो गया है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और ये ज्ञान बिंदु के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो करेंट अफेयर का सेशन चला रहे हैं उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है यही एक क्वेश्चन जो है आपके लिए उस समय जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अदरवाइज़ एक टाइम में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा लोड पड़ जाएगा, इसलिए मात्र 10 से 12 मिनट के आसपास में जो है हम 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। इतना शानदार है, कंटेंट शानदार है। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो टेस्ट है वो इकोनॉमिक्स बेस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप किसी अर्थव्यवस्था में कौन से लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में जो है कौन सा लक्षण जो दिखाई नहीं देता है किसमें, तो आर्थिक विकास में। तो आर्थिक विकास में कौन सा लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो जन्म दर में वृद्धि होगा, ये जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो आर्थिक विकास के बारे में पूछता है। तो आर्थिक विकास क्या होता है, तो जब एक देश के नागरिक के जीवन स्तर में वृद्धि होता है तो आर्थिक विकास माना जाता है। यानी किसका विकास होता है, तो नागरिक का, ठीक है। तो ये कोई भी देश हो उसमें जो है नागरिकों के जीवन स्तर में अगर वृद्धि हो रहा है तब उसको क्या माना जाता है, आर्थिक विकास माना जाता है। अदरवाइज आर्थिक विकास नहीं माना जाता है। इससे क्या पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर जो होता है वो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय आय जीडीपी बटे जनसंख्या होता है। तो यहाँ से एक चीज़, एक टॉपिक इसको जो कहते हैं इसको एक लाइन में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का बढ़ना आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास जो राष्ट्रीय आय होता है तो उसमें जो है आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। इसको आप लोग लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला कहता है कि यह कब माना जाएगा राष्ट्रीय के, तो जब राष्ट्रीय विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगा तभी उसको क्या माना जाएगा, आर्थिक विकास माना जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सवाल हो जाएगा। साथ ही एक और यहाँ से क्या ध्यान याद रखने लायक है, तो वो जो ध्यान रखने लायक है वो आपको हम बता देते हैं यहाँ से क्या है। तो यहाँ से वर्ड आया है आर्थिक समृद्धि आया है, ठीक है। यहाँ से आर्थिक समृद्धि है। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है कि लगातार राष्ट्रीय आय का बढ़ना क्या कहलाता है, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आय जब लगातार बढ़ रहा है तो समझिए कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से ये जो कथन ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हमारा यहाँ नहीं दिखाई पड़ने का कारण क्या है, तो हमारा ये जो है पहला ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्ष से सकल पूंजी निर्माण या सकल निवेश में वृद्धि तथा उत्पादन में होने वाले वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वर्धन पूंजी अनुपात कहा जाता है। क्या कहता है, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। और इसका जो वर्धन पूंजी का जो है एक अन्य नाम होता है जिसको कहा त्वरक गुणांक कहा जाता है, त्वरक गुणांक भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, त्वरक गुणांक कहा जाता है। साथ ही यहाँ से अगर पूछेगा कि पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, तो ये कहता है कि प्रति इकाई पूंजी लगाने से होने वाले उत्पाद के अनुपात को क्या कहते हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। किसका है, तो ये पूंजी अनुपात का, ठीक है। साथ ही यहाँ से इसका मतलब क्या है कि 4:1, मान के चलिए कि 4:1 की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि 4 इकाई जब आप पूंजी लगा रहे हैं तो 1 इकाई क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। यही इसको कहा जाता है पूंजी अनुपात होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि गरीबी के दुष्चक्र का अवधारणा का विकास करना। पहले यहाँ कूट में दिया गया तो कूट में सबसे पहले हम लोग का यहाँ दिखना चाहिए कि यहाँ क्या कर रहा है, तो सही पूछ रहा है। तो कहता है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने किया था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, रेगनर फ्रिश ने नहीं किया था, रेगनल नक्स ने किया था, रेगनल नक्स ने किया था, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। अगला कहता है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला कहता है गरीबी का सेन क्या है, गरीबी के सेन दृष्टिकोण से इस बात का पता लगता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक समान रूप से गरीब नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये भी कथन जो है, ये जो कथन है सही है,
यहाँ से एक कथन क्या है, सही हो जाएगा। पहला क्या है, गलत है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि रेगनर फिश क्या बोला था। तो रेगनर फिश जो बोला था ना, ये अर्थशास्त्र जो है इसको दो भागों में बांटा था, यानी इकोनॉमिक्स को दो भागों में, एक बांटा था समष्टि में और दूसरा व्यष्टि में। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ ध्यान देना है कि गरीबी के दुष्चक्र। तो यहाँ जो एक शब्द जो है गरीबी के दुष्चक्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी परिवार, यानी कोई भी परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सेम गरीबी के जो है स्थिति को बनाए रखता है। जैसे मान चलिए कि एक पीढ़ी भी गरीब है, अगला पीढ़ी भी गरीब है, अगला पीढ़ी भी गरीब रह गया, तो इस चक्र का जो चलते रहता है इसी को बोला जाता है गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। चलिए यहाँ से हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होता है। तो यहाँ से जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है कि व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर होता है। ठीक है, यहाँ से जो आर्थिक का कारण क्या है, दोनों होता है। अब यहाँ से चीज़ है ना कि आवश्यकता एक होता है, आवश्यकता होता है, ठीक, और एक होता है साधन। ठीक, तो यहाँ से जो है आवश्यकता जो होता है ना ये अनंत होता है, यानी असीमित होता है, और साधन जो होता है यह सीमित होता है, सीमित होता है। इस कारण से जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। और यहाँ से जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, तो अब यहाँ से कहते हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मेन कारण यही है कि आवश्यकता तो हमारी बहुत है लेकिन साधन उपलब्ध नहीं है। तो जब साधन उपलब्ध नहीं है तो समस्याएं उत्पन्न होना लाजमी है। अब यहाँ से समष्टि और व्यष्टि दो चीज़ दिया गया है, तो समष्टि और व्यष्टि के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कहता है व्यष्टि में क्या कहा जाता है, तो इसमें किसी अर्थशास्त्र के एक इकाई का अध्ययन शामिल होता है। जैसे मान के चलिए कि एक स्तर है, मान के चलिए, तो एक स्तर अगर कहेगा तो मान के चलिए जैसे कि अभी मार्केट में चलिए कि एयरटेल, अगर एयरटेल का अगर आप नाम लेते हैं तो केवल एयरटेल एक ही इकाई के बढ़ रहा है। जैसे जियो का आप नाम लीजिएगा तो केवल जियो टेलीकम्युनिकेशन का बात हो रहा है। लेकिन अगर वही अगर आप कहते हैं कि संपूर्ण शाखा के शामिल कर दिया जाए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कह दिया जाए, तो टेलीकम्युनिकेशन जब कह दिया जाएगा तो उसमें सभी शामिल हो, जैसे जियो भी शामिल हो जाएगा, उसके बाद एयरटेल भी शामिल हो जाएगा, वोडाफोन भी शामिल हो जाएगा, आइडिया भी शामिल, जितना जो कंपनी है सब शामिल हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन में। तो वो आ जाता है समष्टि के अंतर्गत। अब व्यष्टि में क्या आता है कि केवल एक पार्टिकुलर किसी भी वस्तु का अध्ययन होता है। तो पार्टिकुलर करना जो व्यष्टि है अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला कहता है कि समान उत्पादन क्या है, समान उत्पाद का उत्पादन कर रही विभिन्न कंपनी या संगठन जब उत्पादन को नियंत्रित कर मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करे तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कार्टेल बोला जाता है। अगर कोई कंपनी का है मिलकर जो है क्या करता है कि मूल्य बढ़ाता है, यही कहता है कि समान उत्पाद का उत्पादन कर रही किस विभिन्न कंपनी या संगठन जब उत्पादन को नियंत्रित कर, उत्पादन क्या करता है नियंत्रित कर लेता है और मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, तो अब इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो कार्टेल बोला जाता है। जैसे अभी फिलहाल में देखिए कि अभी जो है केवल एयरटेल और जियो जो है, एक बार देखिए जियो जैसे ही रेट बढ़ाया वैसे ही धीरे धीरे करके एयरटेल और वोडाफोन भी अपने रेट बढ़ा दिया। तो ये कंपनी का मिली जुली से है। पहले क्या लोग पहले बात कर रहे हैं कि एक कंपनी बढ़ाएगा उसके बाद अगला कंपनी बढ़ाए, तो अगर इस तरह से जब बात होता है तो इसको क्या कहा जाता है, कार्टेल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुजनेट से स्विंग का संबंध जो है किससे है। तो कुजनेट का जो संबंध जो है यह किससे है, तो ये हो जाता है व्यापार चक्र से होता है। ये किससे होता है इसका संबंध, तो व्यापार चक्र से होता है। और इस व्यापार चक्र में क्या कहा जाता है कि जो व्यापार करता है उसकी उम्र जो है 15 से लेकर 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए स्विंग के नियम के अनुसार। यानी इसके संबंध में क्या गया कि इसका व्यापार चक्र जब होता है तो इसमें उम्र कितना चाहिए, तो 15 से 25 वर्ष तक। अब यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इस अवधि में जो है ना इस व्यापार चक्र में क्या होता है कि व्यापार चक्र में, इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, व्यापार चक्र में क्या होता है यहाँ पे, तो व्यापार चक्र में सबसे पहले जो है व्यापार जब होता है तो उसमें तेजी आता है। ठीक, तेजी के बाद क्या आता है, मान के चलिए कि यहाँ से थोड़ा सा सुस्ती आता है। इस डायग्राम को आप लोग जरूर लिखिएगा, सुस्ती आएगा, सुस्ती से जैसे ही थोड़ा सा मंदी आएगा, ठीक है, मंदी आ जाएगा। मंदी के बाद क्या आता है, तो अवसाद आता है। ठीक, अवसाद, और जब अवसाद आता है तो सरकार यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। जब तेजी से मंदी आता है तो सरकार उतना एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव जब सुस्ती से मंदी तरफ आता है तब थोड़ा ज़्यादा सरकार जो है एक्टिव होता है। लेकिन मंदी के बाद कौन आता है, तो अवसाद आता है। और जब अवसाद आता है तो सरकार को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ा जाता है। तो यहाँ अवसाद के बाद क्या आता है, सुधार होता है। अवसाद के बाद सुधार होगा, ठीक है, सुधार होगा, और सुधार के बाद क्या होता है, छलांग होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा
क्या आएगा, सुधार आएगा। ठीक, और सुधार के बाद क्या आता है, उछाल आता है, उछाल के बाद फिर तेजी आता है, और इस तरह से जो चक्र चलते रहता है इसी को बोला जाता है व्यापार चक्र बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो है वह भाग जो श्रम तथा पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा, तकनीकी प्रगति से प्राप्त हुआ, उसे क्या कहते हैं। तो जो तकनीकी प्रगति से प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सोलो अपशिष्ट कहा जाता है, उसको सोलो अपशिष्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और अब यहाँ से देखना है सबसे पहले कि यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कहता है कि यहाँ सही पूछ रहा है, यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो हम लोग तो सही कह रहा है। तो सही देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले नीचे आना होगा। तो यहाँ से पहले एक सो देख लेते हैं। तो बाजार जो कहता है किसी बाजार के दीर्घकाल में कीमत निर्धारण कर पूर्ति का अभाव अधिक होता है, यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं ये क्या कह रहा था। ये जो कथन है, कथन इसको देखेंगे। यहाँ क्या कहता है, किसी बाजार में अल्पकाल, क्या कहता है कि अल्पकाल में क्या है, अल्पकाल में कीमत निर्धारण मांग का प्रभाव अधिक होगा। तो यही क्या कहता है, किसी बाजार में अल्पकाल में यानी क्या है, कम समय में कीमत जो है निर्धारित मांग पर प्रभाव अधिक होगा। जैसे यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देंगे, क्या कहता है, किसी बाजार में अल्पकाल में कीमत निर्धारित पर मांग जो है का प्रभाव अधिक होगा। जैसे मान के चलिए अल्प समय, कोई भी वस्तु का अल्प समय वाला एक पर्व ले लीजिए। जैसे मान के चलिए कि छठ पूजा ले लीजिए। छठ पूजा के टाइम में एक कद्दू की कीमत कितना हो जाता है, 50 से 60 रुपया हो जाता है। एक कद्दू की कीमत नॉर्मल बोल रहे हैं। इस समय अगर आप कितना भी कद्दू लाइएगा मार्केट में तो उसका रेट जो है कम नहीं होगा, क्योंकि इसका टाइम लिमिट है, 1 से 2 दिन ही इसकी जो है बिक्री होता है। तो यही कहता है अल्पकाल में यानी कम समय में जो है इसकी कीमत यानी मांग भी है क्या कहता है, अधिक प्रभाव डालता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में क्या कहता है, किसी बाजार में दीर्घकाल में क्या कहता है कि दीर्घकाल में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। तो दीर्घकाल मतलब लंबे समय में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कथन इसका आंसर ये भी हो जाएगा। अगला कहता है कि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने बेरोजगारी के कितने आधार की चर्चा की है। तो ये जो चर्चा किए हैं कितने, तो 4 आधार। कितने आधार, तो ये 4 आधार हो जाएगा। और 4 आधार क्या क्या होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको कहते हैं हिंदू वृद्धि दर या राष्ट्रीय आय भी इनके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ से 4 आधार जो है उसको ध्यान रखना है। समय आधार पर बेरोजगारी किस पे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, समय आधार पर बेरोजगारी। ठीक, दूसरा आय आधार पर बेरोजगारी, आय आधार पर बेरोजगारी। ठीक, तीसरा किस आधार पे है, तो इच्छा के आधार पर बेरोजगारी। और चौथा क्या है कि निष्पादन के आधार पे बेरोजगारी। ठीक है, ये 4 गो बेरोजगारी के आधार की चर्चा की है कौन, तो प्रोफेसर राजकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यहाँ से जो था समय आधार पर बेरोजगारी, यानी समय आधार पर बेरोजगारी का मतलब क्या है कि समय है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आय आधार पर यानी क्या कहते हैं, आय वो कमाना चाहता है लेकिन उतना जो है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या है वो आय आधारित बेरोजगार है। तीसरा क्या कहता है, इच्छा के आधार पर। तो इच्छा के आधार पर जैसे मान चलिए कि उसको ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा है, काम करने के लिए वो सक्षम है लेकिन वैसा उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया इच्छा के आधार पर बेरोजगारी हो गया। निष्पादन के, वो कोई काम करना चाह रहा है लेकिन उस आधार पर जो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्या है, निष्पादन के आधार पर बेरोजगार है। अगला कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक परिवार को शौचालय निर्माण हेतु कितने प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। एक हजार कितना, 12,000 दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है कि इसको जो पहले कितना दिया जाता था, तो पहले कम दिया जाता था लेकिन 2019 के बाद से 2019 से जो है 12,000 रुपया कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कृषि वैज्ञानिक दीपक पेंटल किस फसल के जीएम किस्म को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कौन है, तो दीपक पेंटल। तो ये किस आधार पर किए हैं, तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये किए थे किस पे, तो सरसों पे, यहाँ से सरसों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानक व्यक्ति वर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है। तो ये किया गया है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक, तो 1980 से 85 था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन है तो 1944-45 में बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष कौन थे? तो बॉम्बे प्लान के जो उस समय अध्यक्ष थे वो थे कौन? तो JR टाटा थे, JRD टाटा थे, ठीक है, जिनका नाम टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। इसमें 8 उद्योगपति मिलकर जो है इसको बनाए थे उस समय। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में होने वाले वृद्धि की अपेक्षा क्या होता है? तो वृद्धि की अपेक्षा क्या होता है? यह अधिक होता है। अगला कहता है कि विकसित देश के लिए मानव विकास सूचकांक मान होना चाहिए 2016 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो मुद्रा का जो सबसे उपयुक्त परिभाषा है वो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कोई भी वस्तु जो समान रूप से वस्तु तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार करे। तो सबसे पहले विनिमय के बारे में यहाँ पढ़ना है। विनिमय प्रणाली क्यों आया था? क्योंकि प्राचीन काल में जो है उस समय जब अर्थव्यवस्था स्टार्ट हुआ था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कहता कोई एक वस्तु लिया, उसकी जगह पे कोई दूसरा वस्तु दिया था। तो इसकी पूर्ति जब नहीं हो पा रहा था तब इसको समाप्त करने के लिए जो है मुद्रा का प्रचलन किया गया। अदरवाइज मुद्रा का प्रचलन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली से अगर पूरा हो जाता तो मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली से कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मुद्रा का प्रचलन आया प्रभाव में। अगला है कि कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो बजट घाटे के वित्तीयन हेतु नई मुद्रा का सृजन, यही क्या हो जाएगा? इसका मुद्रास्फीति का कारण हो जाएगा। अगला कहता है कि RBI अगर बैंक दर में 1% की कमी लाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? अगर 1% की कमी लाता है तो ब्याज में क्या हो जाएगा? ब्याज में अधिक नकदी हो जाएगा, यानी सॉरी बाजार में जो है अधिक नकदी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ब्याज दर कम करेगा मार्केट में रुपया ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि बैंक दर क्या होता है कि ब्याज की वह दर होता है जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यानी जब RBI छोटे बैंक को जब ऋण देगा तो बैंक ऋण अपने पास थोड़ा देगा, वो क्या करेगा? अगला आदमी को देगा, यानी मार्केट में लगाएगा। तो मार्केट में इससे रुपया क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। RBI को जो है अधिकतम ऋणदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो RBI को जो है अंतिम कहिए, इसको ऋणदाता कहा जाता है। अगर कहीं से ऋण नहीं मिल रहा तो RBI लास्ट में ऋण देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महंगी मौद्रिक नीति क्या है? महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? यानी मौद्रिक महंगी क्या नहीं होगा? तो कहते हैं उच्च ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना क्या कहलाता है? महंगी मौद्रिक कहलाता है। यानी उच्च ब्याज दर पर जब ऋण मिल रहा है तब उसको बोला जाता है महंगी मौद्रिक नीति। और अगर सस्ती मौद्रिक नीति कहेगा तो कम ब्याज दर पर ऋण जब उपलब्ध होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? संस्था कहा जाएगा। तो इसके अनुसार कौन नहीं होगा? तो यहाँ से साख के प्रति आसान होगा, क्योंकि बाजार दर में कमी होगा, यह कथन जो है नहीं होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, जब पुट में देगा तो यहाँ ध्यान देना है। कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में वित्तीय प्रतिभूति जैसे शेयर IPO का कारोबार होता है, ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि IPO जो फर्स्ट शेयर लॉन्च होता है उसको IPO कहा जाता है। गैर वित्तीय वस्तु जैसे कृषि उत्पादन के वायदा बाजार को स्थान देने वाला मंच कमोडिटी एक्सचेंज कहलाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इनमें से दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार का सटोरिया नहीं है? तो सटोरिया नहीं कहता है। तो सटोरिया क्या होता है? तो जो मूल्य में कमी या वृद्धि के जब होता है तो उस समय जो लाभ कमाना चाहता है उसी को क्या बोला जाता है? सटोरिया बोला जाता है। जैसे जब शेयर बाजार जब होता है तो उसमें कभी कमी आता है तो उससे वो लाभ कमा लेगा, जब बढ़ेगा तब उससे लाभ कमा लेगा, तो उसी को बोला जाता है सटोरिया बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो स्टैग जो होता है इसमें से यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि घाटे के वित्त व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी घाटे के वित्त व्यवस्था का जो है देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो प्रभाव पड़ता है मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी करेगा। जैसे वित्त घाटा जब होता है तो उस समय जो है RBI को आदेश दिया जाता है कि मुद्रा को छापने के लिए, और जब मुद्रा छापा जाता है तो घाटा जब जो वित्तीय जो घाटा चल रहा था वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुद्रा मार्केट पर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ये शायद कूट में लगता है कि है, देख लेना जरूरी है। हाँ, कूट में है। तो यहाँ क्या करा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सही नहीं है तो ये देखना है। पहला कहता है, पहले इसी को देख लीजिए कि बाजार का कुल बजट व्यय राजस्व की पूंजी व्यय के योग के बराबर होता है। तो ये कथन कौन सही नहीं है?
तो ये भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, अगला कहता है, यहाँ देखना होगा, क्या कहता है कि राजस्व व्यय सरकार की न तो देयता कम करता है और न ही सरकार के लिए संपत्ति निर्माण करता है, ये भी कथन सही है। अगला कहता है कि पूंजीगत व्यय सरकार की देयता को कम करता है अथवा सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण करता है, ये भी कथन सही है। तो कहता है कि इनमें से तीनों कथन सही है। ठीक है, तो गलत पूछता है तो इनमें से गलत कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयकर दिवस मनाया जाता है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो आयकर दिवस जो मनाया 24 जुलाई को मनाया जाता है। और आयकर जो है सबसे पहले कब लगाया गया था, तो 24 जुलाई को। 24 जुलाई कब, 1860 को। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है ब्याज कर होता है, ये जो है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। अब कहता है किस राज्य सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है, तो वैदिक 3D जो बनाने की घोषणा किया है वो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया करेंट अफेयर का। सितंबर 2024 में किस देश ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा किया है, तो ये कौन सा घोषणा किया है, तो दक्षिण अफ्रीका किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की महामारी तैयारी मूल्यांकन करने के लिए कहाँ पर जो विषाणु युद्धक अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो विषाणु युद्धक अभ्यास जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली वृद्ध भारतीय कौन है, तो सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि हाल ही में आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में अनुआय प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है, तो अनुआय प्रसाद जो है कौन सा पदक जीता है, तो ये पदक जीता है गोल्ड। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो बुद्ध विहार का उद्घाटन किया कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुर संस्कृति केंद्र खोलेगी, तो ये कहाँ खोलेगी तिरुवल्लुर, तो ये खोलेगा सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे NLFT और ATTF विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में सक्रिय है, तो ये जो सक्रिय है किस राज्य में है, ये सक्रिय है तो त्रिपुरा में सक्रिय है। अगला कहता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है 82 शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंतिम 2 विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो ये जो हस्ताक्षर किया है त्रिपुरा के साथ। अगला है 2024 के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये जो आयोजन किया गया है कहाँ पे किया गया है, तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को वहाँ पे जो है बोर्ड गठित करने और सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दिया है, तो ये कहाँ पे किया है, तो ये किया है दिल्ली में। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर दौरे में भारत ने सिंगापुर के साथ किस क्षेत्रीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है सेमीकंडक्टर के। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो वृंदावन ग्राम योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला है हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है, तो यह जो चुना गया है सुरेश प्रभु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन कहता है कि पीएम मोदी जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ की है, तो ये जो शुरू किया ये कहाँ पे है, तो ये है सूरत में। ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ITTF के फाउंडेशन के जो है पहले जो भारतीय एम्बेसडर बने हैं वो कौन बना है, तो शरद कमल बना है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन क्या है कि टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंटेड पीपल्स इन ऑल 2024 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो ये जो शामिल किया गया है अश्विनी चौबे को और अनिल कपूर, यानी इनमें से दोनों को। अगला है क्वेश्चन नंबर 44,
कहता है क्या कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हुआ है? तो ओणम उत्सव कहाँ शुरुआत होता है? तो केरल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पहला संयुक्त कंडक्टर सेमी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहला जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए 23 विधि आयोग का गठन किया गया है? तो ये जो विधेयक किया गया 3 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहता है कि इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने? इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ से जो है इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बना है? तो ये बना है बी सतीश कुमार बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं कहाँ पे? तो ब्रूनोई पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।